नमस्कार साथियों, अगर आप भी आरपीएफ, एसआई या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के टॉप 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दोस्तों आइए वीडियो को कर लेते हैं फटाफट स्टार्ट। और आपके सामने स्क्रीन पर पहला सवाल, स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में हुआ कुल परिवर्तन ज्ञात करिए। दोस्तों ऐसा सवाल जब आपके सामने आ जाए तो सिंपल एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, a प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे का 100। इस फार्मूला से आपका यह सवाल बन जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, दो डाटा दिया हुआ, एक को ए मान लेना है, दूसरे को बी मान लेना है। दूसरा चीज ध्यान में रखने वाली है कि जिसको हम बढ़ाते हैं उसको हमेशा पॉजिटिव में रखेंगे और जो चीज घट रहा होगा उसको हमेशा निगेटिव में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2% बढ़ा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे 2। उसके बाद 8% घटा है तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको -8। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, उसके बाद ए का वैल्यू तो +2 था, +2 गुना बी का वैल्यू -8 था तो -8 यहाँ पे लिखेंगे, -8 और बटे का यहाँ पे आपका आ जाएगा 100। अब यहाँ ध्यान से देखिए 2 - 8 जैसे ही होगा तो ये आ जाएगा आपका -6 और ये माइनस गुना प्लस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -8 दूना 16 में जब हम लोग 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। दोस्तों इसको ऐड करने के बाद आपके सामने आ जाएगा -6.16। अब यहाँ पे देखिए माइनस का क्या मतलब होता है, कमी। अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस जहाँ पे भी होगा इसका मतलब वहाँ कमी हो रहा है, या फिर जहाँ कमी होगा वहाँ माइनस आएगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए -6.16 का मतलब हो गया कि -1.6% का कमी आएगा क्षेत्रफल में। दोस्तों ऐसे सवाल को आपको इसी फॉर्मूले पे करना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर है। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है कि स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने तथा चौड़ाई को 3% घटाने का निर्णय लिया, क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात करिए। दोस्तों उसी तरह का ये सवाल भी है, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए डाटा दोनों में सेम है, 3% बढ़ाया भी है और 3% घटाया भी है। जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए जितना बढ़ रहा हो उतना ही घटाया जाए तो आपको सिंपल क्या करना है, उस डाटा का करना है स्क्वायर और 100 से भाग दे देना है। जैसे यहाँ पे 3% बढ़ाया गया और 3% घटाया गया, इसके लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए कि r² बट्टे का 100 करना है। r का मतलब जो डाटा दिया रहेगा उसको लिखना है। अब यहाँ पे करेंगे 3 का स्क्वायर तो आ जाएगा 9 और बट्टे का 100। और इस केस में हमेशा आपको लॉस होता है, मतलब हमेशा आपका कमी आएगा। इसको हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर में भी यूज करेंगे इस फार्मूला का। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही भाग देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.09%। 0.09% का मतलब क्या हो गया, ये कमी आएगा, हमेशा कमी आएगा। इस केस में जब भी बराबर बढ़ाया घटाया गया हो बराबर मात्रा में तो उस केस में हमेशा कमी ही आएगा। तो यहाँ पे 0.09% का कमी आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिख रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों इसका तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, चौथे नंबर को देखते हैं। तीसरा और चौथा दोनों सेम पैटर्न पर है, आप देख सकते हैं। चौथे को देख लीजिए, तीसरा अगर आपको दिख रहा हो तो आप अपने से बनाने का कोशिश करना। दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। चौथे नंबर में है कि जेफरी अपने वेतन का 13%, विकलांग संगठनों 12%, अनाथालयों 14%, शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों और 16% चिकित्सा सहायता संगठनों को दान करता है। शेष राशि 23,445 रुपये मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कराता है। अब पूछ रहा है अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात करें। दोस्तों ऐसा सवाल 2 टाइप का बनता है। एक तो वैसा होता है जैसे कह देगा कि आपका टोटल इनकम 10,000 है, इसका 10% अनाथालय में दिया, शेष का 10% विकलांग लोगों को दिया। ऐसे करें, मतलब वहाँ पे एक वर्ड रहता है शेष का, लेकिन इस सवाल में कहीं पर शेष वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो ये सवाल आपके लिए इजी हो जाता है। अब करना क्या है इसमें देखिए, 13% दान किया है विकलांग को, 12% अनाथालय, सबको आपको जोड़ लेना है। पहले 13 है, फिर आपका 12% है, फिर आपका 14% है, फिर आपका 16% है। इतना तो दान कर दिया। अब टोटल देखिए कितना दान किया है, 3 2 5 4 9 6 5 हो जाएगा यहाँ पे, 15 1 2 3 4 5 यानी 55% आपका आ जाएगा। 55% तो उसने दान कर दिया। अब बचा कितना उसके पास, 45%। बचा है कितना दोस्तों, 45%। लेकिन रुपए में वही वैल्यू दिया हुआ है 23,445। 23,445 रुपया बचा हुआ है। और आपसे पूछा है कि अनाथालय में दान की गई राशि।
अब प्रतिशत में देखिए अनाथालय में कितना दिया है 12%, यानी 45% का वैल्यू इतना है तो आपको निकालना है 12% का वैल्यू। दोस्तों क्या करेंगे आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 23,445 जो है आपका ये 45% का वैल्यू है। अब आपको निकालना है 12% का वैल्यू। अब यहाँ से आप कट्टम कुट्टी वाला खेल खेलिए। देखिए 3 से कटाएंगे 15 बार में ये कट जाएगा, 3 से ये 4 बार में, 15 से इसमें भाग दीजिए, 15 से एक बार में लग जाएगा 15, बचेगा 8 और 4 15 पचा 75, फिर 9 4 15 छक्की 90, 4 5 15 तिया 45, ये 15 से पूरा कट जाएगा। अब आपके सामने आ गया 1563 गुने का 4। अब आप गुणा कर लीजिए इसको, 4 तिया 12 का 2, बाकी 1, 4 छक 24, 1 25 का 5, बाकी 2, 4 पंचा 20, 2 22 का 2, बाकी 2, 4 1 4 2 6। इतना रुपया आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। 6252 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6252 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर हुई हानि वस्तु को 775 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। आपको सीपी ज्ञात करना है। ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करना है, देखिए जबरदस्त टेक्निक है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए आप बीच में सीपी। पहला विक्रय मूल्य कितना है आपका दोस्तों 535, दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 775 रुपये, ये दोनों विक्रय मूल्य है। अब कहा गया है कि जो लाभ होगा हानि उसी का 60% है, तो हम समझ आते हैं कि 775 में जब बेचे हैं तो 100 का लाभ हुआ, तो हानि कितने का हुआ होगा 60%, यानी कि 60 का हानि हुआ होगा। अब यहाँ से आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, 20 से काट दीजिए 3 बार में, ये 5 बार में, 3:5 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इस दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है। डिफरेंस निकालिए कितना आ जाएगा, 5 में 5 0 आ जाएगा, 7 में 3 चला जाएगा 4, 7 में 5 जाएगा 2, 240। और ये किसका वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक जो गैपिंग है उसी का वैल्यू, यानी 5 और 3 दोनों को जोड़ देंगे 8 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 240। अब 8 यूनिट का वैल्यू 240 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से काट के निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपके सामने 30। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 535 है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें कितना चाहिए 3 यूनिट। 3 यूनिट हमें सीपी ही ज्ञात करना है ना, तो 3 यूनिट का वैल्यू इसमें अगर जोड़ देंगे तो हमें सीपी निकल जाएगा। 30 गुना 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों 90। अब 90 इसमें आप ऐड कर दीजिए, 90 जैसे ही ऐड करेंगे आप आ जाएगा आपके सामने 5, 9 3 12 का 2, बाकी 1, 5 1 6, यानी कि 625 आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल का सिर्फ लैंग्वेज आपको दिमाग में रखना है, जैसे ही एग्जाम में आए 4 डालना है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, किसी वस्तु को 1741 रुपये में बेचने पर उस वस्तु को 897 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि का 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों सेम टाइप का है, इस सवाल को आप खुद करना। चलिए चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दोस्तों। 7 में कह रहा है, एक दुकानदार 2 वस्तुएं प्रत्येक 891 रुपये पर बेचता है। किसी वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ और किसी अन्य वस्तु पर 10% का हानि हुआ है, 10% का हानि हुआ। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अभी मैंने कहा था ना प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में भी इस फार्मूला का यूज करेंगे, और यहाँ पर भी देखिए सेम डाटा दिया हुआ है, मतलब 10% का लाभ हो रहा है और 10% का पुनः हानि भी हो रहा है, मतलब सेम डाटा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस फार्मूला का यूज करेंगे R² बट्टे का 100। आर ये क्या है, ये जो डाटा दिया रहता है परसेंटेज वैल्यू है। ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 और बटे का 100, कितना आ जाएगा कट के 1। और इस केस में मैंने आपको बताया कि हमेशा लॉस होता है। क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। जब भी बराबर में घटाया और बढ़ाया जाए तो उस केस में हमेशा लॉस होता है, यानी कि 1% का यहाँ पे लॉस होने वाला है दोस्तों। 1% लॉस कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपया है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% का छूट देता है, लेकिन अब भी वह 20% लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात करिए। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ, अंकित मूल्य दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि 10% का छूट भी दे रहा है और इस पर लाभ भी ज्ञात कर रहा है। मतलब 3 डाटा आपके सामने दिया हुआ हो तो आपको एक फार्मूला का यूज करना दोस्तों। वो फार्मूला है रामबाण फार्मूला है, MP बटे CP, और ये इक्वल होता है 100
प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस बटे का 100 माइनस डिस्काउंट। दोस्तों ये अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो यहाँ प्लस का यूज करना है, लॉस हो रहा होगा तो माइनस का यूज करना है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, मार्क प्राइस दिया हुआ है 1100, आप लिख लीजिए यहाँ पर 1100 बटा सीपी ज्ञात करना है, सीपी लिख लीजिए 100 प्लस यहाँ पे लाभ हुआ है तो प्लस 20 कर देंगे तो 120 हो जाएगा, 120 बटे 100 माइनस डिस्काउंट में, डिस्काउंट कितना दिया था 10%, यानी कि ये आ जाएगा आपका 90। यहाँ से कटा दीजिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसको काट दे 3 चौके 12 3 तिया 9, अब 4 से ये भी कर सकता है दोस्तों, 4 से कटा दीजिए 4 दूना 8, 3 और 0 4 7 28, 2 0 4 5 20, 275 हो गया दोस्तों। अब यहाँ से सीपी निकालना होगा तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 275 गुने का 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 15 का ये 5 आ जाएगा, बाकी 1 3 7 21, 1 22 का 2, बाकी 2 3 दूना 6 2 8, यानी 825 रुपया आपका आंसर होने वाला है। 825 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, MP बटे CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये रामबाण फार्मूला है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। अगर कहते हैं तो आप, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही बढ़िया फार्मूला है ये दोस्तों। MP बटे CP इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस बटे का 100 माइनस डिस्काउंट। प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन यूज करना है, लॉस होगा तो माइनस का साइन यूज करना है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। साधारण ब्याज से संबंधित है ये क्वेश्चन। 5 साल बाद राशि निकाली और कुल राशि के आधारित आधी राशि शेयर बाजार में निवेश करके। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें कुछ छूट गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज राशियों का अंतर 32 रुपये है। यदि ब्याज का दर इतना हो तो निवेशित राशि की गणना करिए। दोस्तों इसमें कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का जो अंतर दिया हुआ है वो 32 दिया हुआ है और रेट जो है 4%। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करना है, रेट आपका कितना दिया हुआ है 4% दिया हुआ है। अब इसमें भी वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, A प्लस B प्लस A गुना B बट्टे का 100। अब क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है साधारण ब्याज तो सेम रहता है, दोनों साल में 4 दूना 8% आ जाएगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 8%। अब SI निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CI निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। अगर 2 वर्ष का निकालना हो तो क्या करेंगे, 4 4 है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे 4 प्लस 4 गुना 4 करेंगे 16 बट्टे का 100। ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 16 में भाग देंगे 0.16 आ जाएगा, यानी कि इसका जो होने वाला है 8.16% आपका ब्याज आ जाएगा दोस्तों। इसका 8.16% ब्याज आ जाएगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितना, ये 8% आया है और यहाँ से 8.16%। SI और CI का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.16%, और यही वैल्यू रुपए में दिया हुआ है 32 रुपये। और आपको ज्ञात करना है मूलधन। यहाँ से मूलधन हमेशा 100% होता है, मतलब 100% का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए दशमलव जैसे ही उड़ाएंगे तो यहाँ पे 00 आ जाएगा, यानी 16% का वैल्यू इतना आ गया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, और 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 गुना 100, यानी कि 20,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है दोस्तों 11 नंबर में कह रहा है कि समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 68 है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से इसका निवेशित राशि की गणना करना है। सेम सवाल है दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप खुद कमेंट बॉक्स में देना। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अपना क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों, किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह राशि अपने आप का 128 गुना हो जाएगा। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे दिया हुआ है, साधारण ब्याज रहता तो कुछ और करते। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, 3 वर्ष में क्या हो जाता है, ये 2 गुना हो जाता है। अब आपसे पूछा है कि कितने वर्ष में ये 128 गुना हो जाएगा, 128 गुना हो जाएगा दोस्तों, 128। अब आप ध्यान से देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्या करते हैं, आप ये चीज़ पहले फाइंड आउट करिए कि 2 का कितना पावर करेंगे जो 128 आएगा। आप देख लीजिए 128 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं,
2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 2 करेंगे तो 128। मतलब 2 का पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7 आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो पावर आया 7, इसी 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 7 या 21 वर्ष आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, क्या किए हम 3 वर्षों में 2 गुना हो रहा था तो 3 और 2 लिख दिए। अब कह रहा है 128 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, तो हमने देखा कि 2 का पावर 7 जो है वो 128 हो रहा है, तो बस इस पावर से हम इसमें गुना कर दिए, मेरा समय आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। अब ये तो सिंपल है दोस्तों, 8 वर्ष में क्या है, 8 वर्ष में ये 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना, यानी 2 का पावर कितना है 2, तो इस पावर से आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना, 8 दूना 16 वर्ष आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7, 6, 8 के अनुपात में हैं। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1, 5 और 10 हैं। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 936 रुपये है तो 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। दोस्तों ऐसे सवाल को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो रेशियो दिया हुआ है सबसे पहले उसको आप ऊपर में यहाँ पे लिख लीजिए, 7:6:8। उसके बाद जो राशि दिया हुआ 1, 5, 10 इसी का नोट है, तो इसके नीचे लिख लीजिए 1 का नोट है, ये 5 का नोट है और ये 10 का अनुपात था, तो इसके सामने लिख लिए। अब आप खुद देखिए, इसको गुना करिए, 7 गुना 1 करेंगे, 1 रुपये का 7 नोट है तो कितना रुपया हो जाएगा टोटल, 7 रुपया। अब 5 रुपये का 6 नोट अगर होता तो ये कुल कितना हो जाता 30, 10 का 8 होता तो कितना हो जाता 80, और ये टोटल कितना हो जाता अपना, देखिए टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और 30, 110 और 107, 17 हो जाएगा, ये 117। लेकिन क्या कहा कि ये 936 रुपया है टोटल। अब क्या करना है कि 936 रुपया टोटल था और मेरा टोटल 117 निकला है, तो 117 से भाग दे देंगे, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा यहाँ से। 117 से जैसे भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 8 7 56 6 5, 8 का 8 5 13, 8 9 हो जाएगा, ये 8 बार में कुल कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 8 आ गया है। अब आपसे पूछा था कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी थी, तो 5 रुपये का देखिए कितना यूनिट था, 6 यूनिट ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 गुना 8 करेंगे तो 48 आ जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। 15 में क्या कह रहा है कि एक बॉक्स में अनुपात 6, 7, 8 में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। दोस्तों सेम सवाल है, सेम पैटर्न पर है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में खुद देना। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, 49 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 3:4 है, तो मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। ये मिश्रण चैप्टर से है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या करना है, 3:4 था पहले और बाद में कितना हो गया, ये 3:5, ये 3:5 हो गया। आप ध्यान से देखिए क्या मिलाया गया, कितना पानी मिलाया गया, ये आपका है मिल्क का और ये है आपका वाटर का, तो पानी मिलाया गया, कितना यूनिट मिलाया गया दोस्तों, 1 यूनिट मिलाया गया मात्र, और ये तो सेम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से देखिए 49 लीटर था और ये किसका वैल्यू है, पहले वाले अनुपात का वैल्यू, यानी 3 + 4 कितना हो गया, ये 7, 7 का वैल्यू कितना दिया 49, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। अब आप देखिए यहाँ पे 1 यूनिट ही बढ़ा है, तो 1 यूनिट का आपको पता चल गया कितना जोड़े होंगे इसमें, 7 लीटर आप ऐड किए होंगे तभी तो ये रेशियो चेंज हुआ होगा, तो इसलिए आपका राइट आंसर आ जाएगा 7। ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल को करने का ये बेस्ट तरीका है। देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, फिर से कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए पहला अनुपात कितना था 3:4, बाद में क्या हो गया ये 3:5। अब ध्यान से देखिए 49 लीटर टोटल मिश्रण था, तो ये कब था, जब ये 3:4 में था, 3:4 का मतलब 4 और 3 टोटल कितना यूनिट, 7 यूनिट, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 49, तो 7 का वैल्यू 49, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 7। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, पानी कितना मिलाए हैं 1 यूनिट, तो इसी 1 यूनिट का ना वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल गया 7 लीटर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 7 लीटर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
17। 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। सेम पैटर्न पे है, अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है, तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात करें। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में खुद डालना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक बॉक्स में रखे हुए 107 नोटबुक्स का औसत भार 10.7 kg है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 10.8 kg हो जाता है, तो नई नोटबुक का भार ज्ञात करिए। दोस्तों ऐसे सवाल को दो तरीकों से हम लोग बना सकते हैं। एक बेसिक मेथड जो है वो आपका ये है कि 107 नोटबुक था सबसे पहले, कितना था 107 नोटबुक, और उसका औसत भार कितना 10.7। 10.7 से गुना करेंगे तो टोटल यहाँ पे आपको भार पता चल जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि एक नोटबुक और उसमें ऐड होता है, तो एक नोटबुक ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 108। अब क्या हो गया, इसका औसत वजन 10.8 kg। आप 10.8 से गुना कर दीजिए, फिर आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये एक भारी हो जाएगा, टोटल एक भारी है, तो ये ज़्यादा होगा क्योंकि 108 पुस्तक का है, तो इसमें आप इसको माइनस कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको सॉल्व कर लेना। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है ये। क्या सोचना है इसमें कि 107 नोटबुक है और 10.7 सबका वजन है, 10.7 kg सबका वजन था। एक नोटबुक आया और वो क्या कर दिया, वजन बढ़ा दिया, और सबका कितना हो गया 10.8 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 10.8 kg। थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। 10.8 kg का मतलब क्या हुआ कि 0.1 kg जो है सबका वेट बढ़ा दिया। सबका मतलब 107 जो पहले से था सबका बढ़ा दिया, तो 107 में अगर हम 0.1 बढ़ा देंगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा दोस्तों 10.7 kg वेट तो बढ़ गया। और ये वेट क्यों बढ़ा है, क्योंकि एक नया आया है उसके कारण से, और ये इतना तो बढ़ गया, और खुद का भी जो वजन होगा औसत वजन 10.8 होगा, तो टोटल जो होने वाला है 10.7, जिसके कारण सबका बढ़ाया, और 10.8 जो है वो खुद लेके रखा है, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ से 21 आ जाएगा, यानी कि 21.5 kg आपका राइट आंसर होने वाला है। दोनों मेथड से दोस्तों यही आंसर आएगा, आप उसको भी सॉल्व करके देख लेना, और ये मेथड तो आपको मैंने बता दिया। आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में अब देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं, तो समान विमाओं के 8 पाइपों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही ईजी सवाल है दोस्तों। कह रहा है कि 5 पाइप जो है 80 मिनट में भर सकता है। 5 पाइप 80 मिनट में भरेगा तो मतलब यहाँ से टोटल काम निकाल लेंगे 5 गुना 80 करके। अब इसी को क्या कर रहा है, 8 पाइप इस टंकी को कितने बड़ा, अब टोटल काम हमें पता चल गया है, तो 8 पाइप से करवाना है, तो 8 से भाग दे दीजिए, 8 गुना यहाँ से 10 बार में कर जाएगा, 10 गुना 5 करने पे क्या आ जाएगा आपका 50 मिनट। यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, तो 50 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ईजी सवाल था दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि मैरिलिन सामान्य चाल के 9/10 से चलता है 10 और सामान्य समय से 15 मिनट अधिक लेता है। ये 10 एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, इस 10 को आप मिटा देना, और सामान्य समय से 15 मिनट अधिक लेता है, तो लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। दोस्तों सवाल कहना चाह रहा है कि मैरिलिन पहले अगर 10 किलोमीटर से जाता था, अब 9 किलोमीटर से जाने लगा, तो इस केस में 15 मिनट उसे अधिक टाइम लग रहा है। तो अब बताइए आप, सामान्य चाल से अगर वो जाता तो सामान्य समय बताइए कितना लगता। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ऐसे सवाल को कैसे करेंगे हम लोग। ये जो 9/10 दिया हुआ है वो चाल दिया हुआ है, यानी कि पहले चाल उसका 10 था, अब 9 से जाने लगा, तो ये 10 और 9 ये रेशियो आ गया किसका, स्पीड का। और आपको पता है कि डिस्टेंस यहाँ पर सेम है। डिस्टेंस जब सेम रहता है तो स्पीड का उल्टा हो जाता है टाइम का रेशियो, तो ये हो जाएगा 9:10। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो हमेशा उल्टा होता है। तो स्पीड का रेशियो 10:9 था और टाइम का क्या हो जाएगा 9:10। अब देखिए यहाँ ध्यान से 15 मिनट अधिक समय लेता है, तो यहाँ कितना यूनिट ज़्यादा दिख रहा है आपको, 1 यूनिट, तो इसी एक का वैल्यू 15 मिनट है। यहाँ पर सवाल में आपसे पूछा गया है कि सामान्य समय ज्ञात करें। सामान्य समय का मतलब अगर वो 10 के स्पीड से जा रहा होता तो उसे कितना टाइम लगता। देखिए 9 यूनिट टाइम लगता 10 के स्पीड से जाता, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 है, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 गुना, आप 9 कर दो, 15 गुना 9 करने के बाद आपको पता चले 135 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, और ये सवाल को आप खुद से एक बारी करने का कोशिश करिए।
देखिए सवाल में कह रहा है टेलिन सामान्य चाल के 10/11 से चलता है और सामान्य समय से 13 मिनट अधिक लेता है, लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। दोस्तों सेम सवाल है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर डिस्टेंस समान हो, दूरी समान हो, तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो से हमेशा उल्टा होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 10/11 के चाल से चलता है तो 13 मिनट अधिक लगता है। मतलब वो पहले 11 के चाल से चल रहा था, अब कितने से चलने लगा, 10 के चाल से। ये स्पीड का आपका रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर। अब उसके बाद टाइम का रेशियो क्या होगा, आप खुद बताओ, इसका अपोजिट होता है, यानी कि 10/11 आ जाएगा। 10/11 और कह रहा है कि 13 मिनट अधिक लगता है। आप खुद बताइए ना, टाइम कितना अधिक ले रहा है, 1 यूनिट। तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है मिनट में 13 मिनट, ये 13 मिनट वैल्यू दिया हुआ है। अब आपसे पूछा सामान्य समय ज्ञात करें। सामान्य समय का मतलब सामान्य स्पीड से जब चल रहा होगा तो उस टाइम उसे कितना टाइम लग रहा होगा। इसका सामान्य स्पीड क्या था, पहले 11 था, तो 11 से चलने के बाद इसे 10 यूनिट का टाइम लग रहा था। अब 1 यूनिट का वैल्यू 13 मिनट, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप खुद बताओ, 10 × 13 करके 130 मिनट आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से पढ़िए और आप खुद करने का एक बारी कोशिश करिए। नंबर 22 को क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति साइकिल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है और 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वो 45 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी को बताएं। दोस्तों ऐसे सवाल को करने के लिए मैं आपको एक रामबाण फार्मूला दे रहा हूँ, रट लेना, जो करने का होगा कर लेना, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर मत आना। वो फार्मूला है दोस्तों, देखिए जब आप 2 स्पीड आपके सामने दिया गया, एक स्पीड ये है दूसरा ये है, तो आपको क्या करना है, स्पीड का गुना करना है, स्पीड 1 और स्पीड 2, और यहाँ पे आपको निकालना है डिफरेंस, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। चाहे स्पीड 1 बड़ा हो सकता है, यहाँ पे स्पीड 2 बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको डिफरेंस हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव में लेना है। मतलब यहाँ पे आप मोड लगा सकते हो, मोड लगा देना, और यहाँ पे गुना क्या करना है, टाइम का डिफरेंस, समय का जो अंतराल होगा। समय का अंतराल वो कैसे निकालेंगे, टाइम इंटरवल। देखिए टाइम इंटरवल निकालने में बच्चों को परेशानी होती है, मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालना है। देखिए पहले क्या होता था, 7 मिनट देरी से पहुँचता था, अब वो 5 मिनट पहले पहुँचने लगा। 7 मिनट देरी से पहुंचता था, 5 मिनट वो पहले पहुंचने लगा, तो आप बताइए कितने का गैपिंग हो गया, ये 12 मिनट का। तो ये होता है टाइम इंटरवल, आपको ध्यान में रखना है। टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, 12। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, फिर तो सवाल का बल्ले बल्ले फिर तो बन जाएगा। देखिए क्या करना है, अब स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, यानी कि 36 गुना करना है आपको 45, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 45 में 36 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9, और गुना यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, 7 × 5 12। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है दोस्तों, क्या रखना है, ये जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये अपना टाइम आ रहा है मिनट में, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो, काट दो इसे, 12 × 5 = 60, 5 से अब काटो 5 बार में, 9 × 5 = 45, 9 और 9 कट जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, इस फॉर्मूला को भूलना मत, एग्जाम में परेशान हो जाओगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा है कि एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज की ओर जाता है। दोस्तों सेम सवाल है, इस सवाल को आप खुद करने का कोशिश करना। मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। क्या फॉर्मूला था, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 और स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 का मोड इनटू टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल में आपको ध्यान रखना है कि देरी से पहुंचता है और फिर पहले पहुंचता है, तो दोनों का एडिशन हो जाता है, मतलब दोनों जुड़ जाता है, और आपको घंटा में बदलना है। अगर मिनट में वो रहेगा तो घंटा में आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि इतना का इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए 34 51 का पावर 51 है, फिर 531 पे पावर 43 है। सवाल ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि 34 51 पर पावर जो है आपका 51 है, गुना 531 पर पावर कितना है 43। अब आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब आपको पता है कि यहाँ पे 1 है,
एक पे कितना भी पावर दे दे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। गुना है तो गुना लिखेंगे। फिर यहाँ एक है, एक पावर 43, आप लाख दे दो, करोड़ दे दो, लेकिन एक ही आएगा, एक आएगा। तो एक गुना एक करेंगे, एक ही आने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होता है। दोस्तों ऐसे सवाल को करने का पता नहीं कितना तरीका मार्केट में पड़ा हुआ है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे सवाल में आप ना एग्जाम्पल ले लो। बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट तरीका ये है कि आप एग्जाम्पल मान लो। 4 कोई भी संख्या मान लो लगातार, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो और 4। आप गुना करके देख लो, 4 3 12 दूना 24। आपको पता चल जाएगा 24 सिर्फ 24 से ही कटेगा, ना 22 से, ना 10 से, ना 48 से। 48 से तब कटेगा जब इससे बड़ा संख्या हो जाएगा, लेकिन सबसे लोवेस्ट संख्या क्या है, ये 24। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 182 और 913 है। एक संख्या 13 दी गई, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। ये आरपीएफ एसआई में देखिए, सारा क्वेश्चन ये आरपीएफ एसआई का ही दोस्तों। सवाल को करने के लिए एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। वो फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस सवाल को देखते देखते आप आंसर टिक कर सकते थे, लेकिन आप पहले समझ लीजिए एलसीएम कितना दिया हुआ है, 182 दिया हुआ है, गुना एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 13, और पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 13। तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं x, ये 13 13 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या जाएगा, 182। आप खुद आंसर दे सकते थे अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, फटाफट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। देखिए क्या कह रहा है, यदि आप किसी वस्तु को 513 में बेचते हैं तो उस पर होने वाली हानि उसी वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 60% होगा। तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों ऐसा सवाल हमने पहले भी करा है, वो आरपीएफ एसआई में देखिए ये भी पूछा गया 2019 में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अपना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, कितने तरीकों से 594 मोबाइल को छात्रों के बीच एक समान रूप से दिया जा सकता है। ये भी आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया। सारा पीवाईक्यू है, जितना मैंने 30 क्वेश्चन लिया है 30 का 30 पीवाईक्यू है। कुछ 2018 में, कुछ 2019 में पूछा गया, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर एक बार शेयर करना, अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आपके दोस्तों को भी मिलना चाहिए। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। दोस्तों सवाल में सीधा कहा गया है कि 594 मोबाइल को छात्रों के बीच में समान तरीके से कैसे बांटा जा सकता है। दोस्तों ऐसे सवाल में क्या करना है आपको, ये 594 मोबाइल है तो 594 का सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टर निकाल लेना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आप यहाँ 2 से भाग दो तो कितने बार में चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 नंबर 18, 2 7 14। अब यहाँ पे आप बताओ 3 से भाग लग जाएगा, 3 नंबर 27, 2 7, 3 नंबर 27, फिर 3 से लगा दो 33, फिर 3 से आप लगा दो 11 बार में। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 का पावर 3 गुना 11। सवाल का आंसर आ गया। क्या करना है, जो भी यहाँ पर पावर है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ भी नहीं कुछ तो 1 है, सबके पावर में 1 1 बढ़ाकर आपको गुना कर लेना है। 1 जैसे यहाँ बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब आप सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूना 8 दूना 16, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्या करना है दोस्तों, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको निकालना अभाज्य गुणनखंड, और उसके पावर में जो भी अभाज्य गुणनखंड आएगा उसके पावर में 1 1 बढ़ाकर 1 1 बढ़ा दिए सब में, और उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। जितना आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं, 30 क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। 29 में देखिए क्या कह रहा है। 29 में कह रहा है, कक्षा में उपस्थित छात्रों में 378 मोबाइलों को एक समान रूप से कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है। सेम सवाल है, आरपीएफ एसआई 2019 में इसको भी पूछा गया है, और आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से फेंक कर मारो। लास्ट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि 142 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये सवाल ऐसा सवाल है जो 2018 और 19 में हर एक शिफ्ट में छपा हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अब देखिए इसको करना कैसे है। 142 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है,
तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, 142 को निकालो और 5 से इसमें भाग दो। 5 से भाग देने के बाद क्या जाएगा, 5 दूनो 10, 4 और 2 5 8 40, पूरा पूरा नहीं कटा, कोई बात नहीं, 28 आ गया, यहाँ पे रहने दो। फिर 28 को यहाँ उठा के लाओ और फिर 5 से भाग दो। 5 से भाग देने के बाद कितने बार में कटेगा, 5 है 25, फिर 3 बच गया, कोई बात नहीं, बचने दो, सिर्फ हमें भागफल से मतलब है। अब इस 5 को फिर से यहाँ पे उठा लो, 5 से 5 में फिर भाग दो, कितने आ जाएगा भागफल 1। अब क्या करना है, इस तीनों भागफल को ऐड कर लेना, 28 5 33 और 1 कितना आ जाएगा, ये 34, और यही 34 आपका राइट आंसर होने वाला। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो फिर मैं याद आऊँगा कि हाँ, किसी ने बताया था 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल धन्यवाद।